नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादर आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर हमेशा की तरह कोरोना की न्यूज से ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं तो आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे, समीक्षा करेंगे दोस्तों भादरा क्षेत्र की समस्याओं पर। आज दिन भर जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए उसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं और काफी देहात क्षेत्र और कस्बा क्षेत्र के लिए अहम विषय है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। भादरा आसपास खबरों के बारे में बताएंगे, मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। और दोस्तों, आज कोरोना की न्यूज सदा ही आपको बताते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे कोरोना की न्यूज। आज दिन भर पिछले 24 घंटे में दोस्तों कोरोना के मामले पूरे देश भर में 71,365 मामले आए हैं। लेकिन ये चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कल 67,597 मामले आए थे, 1,500 मामले बढ़कर ही आए हैं। लेकिन चिंता की बात जो है वो ये है कि पहली बार इस तीसरी लहर में मौतों का आंकड़ा सर्वाधिक आज आया है दोस्तों। 1217 लोगों की मौतें हुई है कोरोना से। ये हाईएस्ट मामला है, हाईएस्ट आंकड़ा है तीसरी लहर के दौरान। दोस्तों, ये चिंता की बात है। और कल 1,000 से कम लोगों की मौतें हुई थी। तो कुल मिला के ये आंकड़े कहीं ना कहीं हमें डरा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केरल में 29,471 मामले हैं। एकमात्र राज्य है भारत का जिसमें 20,000 से अधिक मामले हैं, और यही एकमात्र राज्य है जिसमें 824 लोगों की मौतें हुई है। दोस्तों, लगभग आप अंदाजा लगा सकते हैं 1200 लोगों में से 824 लोगों की मौतें तो अकेले केरल में हुई है। तो केरल की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। शेष भारत में वही मौतों का आंकड़ा है, इसलिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन केंद्र और केरल की राज्य सरकार को केरल के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले 3 महीनों में लगातार केरल में मामले डराने वाले हैं और लगातार लहर वहां आ रही है दोस्तों। वहां कभी मामले 5, 7, 10 दिन कम होते हैं तो उसके जस्ट बाद मामलों की बाढ़ आ जाती है। और इस बार तो पूरे देश में जैसे तीसरी लहर आई हुई है, तो केरल में एक बार फिर मामले बढ़े और अब केरल में मामले शांत होने की कगार पर है। और केरल में ये मामले 50-55 हजार तक बढ़ गए थे, अब 29,000, 30,000 तक मामले आ रहे हैं, तो लगातार घट भी रहे हैं। महाराष्ट्र में 6,107 मामले दूसरा हाईएस्ट राज्य है और इसमें 57 लोगों की मौतें हुई है। दोस्तों, ये एकमात्र राज्य है जो 5,000 से अधिक की सूची में है और 10,000 से अधिक की सूची में केरल मात्र है। तो चिंता की बात नहीं है। राजस्थान में जो मामले आए हैं 3,411, कल 2,200 आए थे, कुछ बढ़कर आए हैं। 16 लोगों की मौतें हुई है, कल 12 लोगों की मौतें हुई थी राजस्थान में। तो राजस्थान में हमें अभी भी दोस्तों मास्क की वैक्सीन है, सोशल डिस्टेंस ही कोरोना का उचित उपाय और इलाज है। दोस्तों, ये हमें लगातार रखनी है। स्कूल कॉलेज सब खुल चुके हैं, बाजारों में राजनीतिक गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां, देश की आर्थिक प्रगति अब प्रगति पथ पर है, पटरी पर है। तो दोस्तों, ऐसे में हमें सावधानियां अति आवश्यक है। और जिले की बात करें तो हमारे हनुमानगढ़ जिले में रिकवरी रेट जो है 97.38 है। ये चिंता की बात नहीं है, ये हमें सतर्क करने वाली बात है। और मंगलवार को जो 72 नए रोगी आए थे दोस्तों, वो 7 फरवरी को जो 785 सैंपल लिए थे उससे आए थे। और वर्तमान में मैं आपको जल्दी से बता दूं कि सक्रिय मरीज कितने हमारे जिले के तहसीलों में। तो हनुमानगढ़ में 89 सक्रिय मरीज बचे हैं और पीलीबंगा में 41, रावतसर में 99, टिब्बी में 31, संगरिया में 30 और नौर में 33, जबकि बादरा में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक 78 मामले सक्रिय बादरा में बचे हैं और कुल 481 के लगभग सक्रिय मामले हैं। तो तेजी के साथ नीचे आ रहे हैं और जो 18,087 के लगभग मंगलवार को वैक्सीनेशन हुआ और पूरे देश में वैक्सीनेशन की स्थिति है 1,70,81,06,705 पिछले 24 घंटे में पूरे भारत भर में वैक्सीनेशन हो चुका है। तो कुल मिला के दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज चुनाव प्रचार थम चुके हैं और कल प्रथम चरण की 58 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो ये प्रक्रिया चल रही है। और राजस्थान में दोस्तों आज से विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो चला है और सभी विधायक जो है उनको विधेयक जारी किया गया था। सभी विधायक अनिवार्य रूप से विधानसभा में उपस्थित है, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के भी। देखते हैं
क्या बजट से निकल कर आता है, किस प्रकार से अशोक गहलोत की जो स्कीमें हैं, आगे 2 साल का समय बचा है अभी, उसके बाद में राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, तो क्या ये चुनावी बजट हो सकता है, इसके ऊपर भी नजरें रहेगी। समीक्षाओं का दौर भी चलेगा, विशेषज्ञों की उस पर राय भी आएगी, और सदा की बाती विपक्ष उसको बजट को नकारा घोषित करेगा, सबसे घटिया घोषित करेगा, ये भी पूर्व निर्धारित ही है, क्योंकि जैसे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी के भी बजट का विपक्ष जो है वो उसका बहिष्कार ही करता है और बजट को नील ही बताता है। कितना भी हमारे देश में बजट, कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार जबरदस्त बजट क्यों ना पेश कर दे, लेकिन विपक्ष द्वारा आलोचना ही की जाएगी। दोस्तों, आज 9 फरवरी को क्या विशेष दिवस है, इसके ऊपर भी जल्दी से बात कर लेते हैं। 1971 को आज ही के दिन अपोलो 14 मिशन चांद से पृथ्वी पर लौटा था, आज ही के दिन। और दोस्तों 1975 को रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज 17 जो है वो भी अंतरिक्ष से आज ही के दिन 29 दिन बाद अंतरिक्ष में रहने के पृथ्वी पर लौटा था, आज ही के दिन 1975 में। और दोस्तों 1968 को फिल्मी अभिनेता राहुल राय का आज ही के दिन जन्म हुआ था। और 1760 में मराठी सेनापति दत्ताजी शिंदे का आज ही के दिन दोस्तों निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि पूरे महाराष्ट्र सहित देश में मनाई जाती है। इसके अलावा 2016 को नेपाल के 37वें प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का आज ही के दिन निधन हुआ था। तो दोस्तों आज के खास विशेष दिवस के रूप में इतना ही। बादरा आसपास की खबरों का रुख करते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों को। दोस्तों राजस्थान की खबर का ये विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों को अब सरकार नंद घर में बदलने जा रही है। दोस्तों उसका नामकरण जो है नंद घर के रूप में अब होने जा रहा है। और सरकार ने इसके लिए दोस्तों अनिल अग्रवाल फाउंडेशन है उनके साथ MOU अर्थात समझौता किया हुआ है। और इस समझौते के तहत आने वाले 3 वर्षों में 800 करोड़ रुपए खर्च करेगा ये अनिल अग्रवाल फाउंडेशन। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, लगभग 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की क्या तस्वीरें बदलेगी, नंदगढ़ के नाम से हो जाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों, इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो कहीं उनके नामकरण में ही खर्च ना हो जाए ये राशि, जबकि सरकार का दावा है कि बच्चों को शिक्षित पोषित करेंगे, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और ये तो दोस्तों पहले ही चल रहा था, बच्चों को शिक्षित तो किया जाता रहा है और पोषित भी किया जाता रहा है, तो इसमें कोई नया नहीं है। ना ही तो महिलाओं की सैलरी बढ़ाई गई है, ना ही बच्चों को अतिरिक्त इसमें सुविधाएं दी जा रही है। इस प्रकार का कोई हमने फार्मूला इस माध्यम से नहीं पढ़ा। जो स्कीम सरकार लेकर आई है 800 करोड़ 3 वर्षों में लगाने की, तो दोस्तों संभवतः ये राशि नाम बदलने में ही खर्च ना हो जाए, इसके लिए सरकार को सतर्क रहना होगा और विपक्ष को इसके लिए ध्यान रखना होगा, आवाज़ बुलंद करनी होगी। इसके बाद दोस्तों हम एक चर्चा कर रहे हैं एक विषय की जो कि बहुत अहम है आज के संदर्भ में। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का अब दोस्तों चलन हो चला है पूरे भारत में, यहाँ नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में। अब जो मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब है वो अब आपको एक बड़ा सा वाहन है, उसके अंदर वो सारी सुविधाएं होगी और वो वाहन दोस्तों लैब जो है आपके कस्बे में आपके पास आएगी और मात्र 37 सेकंड में आपके जो फूड का आपने जो सैंपल दिया है, आम आदमी इसमें सैंपल दे सकता है, उस सैंपल की मात्र 37 सेकंड में जांच रिपोर्ट आ जाएगी और आप देख पाएंगे कि आप जो फूड खरीद रहे हैं, आपने जो चीज़ खरीदी है, आपने जो चीज़ यूज की है वो मिलावटी है या फिर सही है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताऊं तो दूध, खोया, पनीर, घी, ऑयल, चावल, दाल, मिठाइयाँ, तेल, बेसन, हल्दी और हींग, मसाला, फ्रूट जूस, एनर्जी ड्रिंक और सोया मिल्क, शुगर आदि इन स्तर की तमाम खाद्य पदार्थों की चीज़ों के अब आप सैंपल लेकर 37 सेकंड में जांच रिपोर्ट देख सकते हैं। और अपने क्षेत्र में भी दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है और मात्र टेस्टिंग की इसमें फीस है, मात्र 20 रुपए इसमें टेस्टिंग की फीस सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, इससे ज़्यादा इसकी फीस नहीं है, आम आदमी इसका लाभ उठा सकता है। तो ये एक क्रांति हम जरूर कह सकते हैं वर्तमान में। और दोस्तों आगे भी ऐसी और भी क्रांतियाँ आए तो बहुत अच्छा होगा।
11 फरवरी तक हमारे हनुमानगढ़ जिले में रहेगी ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब। और दोस्तों आज 9 तारीख को संगरिया में लोग टेस्टिंग करा रहे होंगे। संगरिया के बाज़ारों में ये पूरे दिन भर लैब जो है वो घूमी है। इसके बाद में 10 तारीख को कल नौहर में ये लैब जो है घूमती फिरती मोबाइल लैब नौर की गलियों में बाज़ारों में होगी और नौर के लोग इससे टेस्टिंग करवा पाएंगे। और इसके बाद में 11 फरवरी को पीलीबंगा और बादरा को भी कोई सरप्राइज मिल सकता है। तो ये अब जो मिलावटी सामान बेचते हैं वो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। अब उनके दिन लग गए हैं। अब उनकी जगह सलाखों के पीछे होगी जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों अब उनकी जगह जो है, अब उनकी असली जगह आपको दिखानी है उनको, और वो असली जगह उनकी जेल के पीछे। दोस्तों उसमें प्रावधान जो है मिलावटी खाद्य सामान बेचने वालों में, उसमें कानून में भी सुधार करने की आवश्यकता है। और ऐसे लोगों को अब जेल की हवा खिलानी चाहिए जो कि हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी उस स्वास्थ्य को दोस्तों निखारा नहीं जा सकता। ऐसी हमारे देश में कोई तकनीकी नहीं है कि मृत व्यक्ति को जो इन चीज़ों से पूरे शरीर में डैमेज होकर जो प्राण त्याग रहे उस व्यक्ति को बचाया जाए। दोस्तों ऐसी कोई तकनीकी विश्व में अभी तक विकसित नहीं हुई है। तो क्यों ना इन लोगों के ऊपर जो मिलावटी सामान बेचते हैं कोई सशक्त कानून इसके लिए बने और इनको सजा का कड़ा से कड़ा इसको सजा का प्रावधान इसमें रखा जाए। तो कुल मिला के दोस्तों भादरा आसपास की खबरों के बारे में और भी चर्चा करेंगे। आज ज्ञापन दिया गया। दोस्तों अब समीक्षा शुरू करते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया कस्बा क्षेत्र की समस्या है, भादरा आसपास क्षेत्रों की समस्या है। आज भाजपा विपक्ष कुछ जागरूक हुआ है। और दोस्तों जागरूकता मात्र सांकेतिक एक दिन के लिए ही रही, लेकिन कुछ जागरूकता दिखाई दी। तो क्या ये जागरूकता आगे लगातार आंदोलन के रूप में बरकरार रहेगी जन समस्याओं को उठाते हुए, या फिर यही टाई फिश हो जाएगी? दोस्तों ये देखने वाली बात है, हमारी नजरें भी बनी रहेगी। और हम तो ये चाहते हैं कि हर जगह विपक्ष सजग और सतर्क रहे, ताकि सत्ता पक्ष के अंदर जो लोग बैठे हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, माकपा हो, जिस किसी के भी लोग बैठे हो, पार्टी के लोग बैठे हो, उनको काम करते हुए ये लगे कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो विपक्ष हमारी जो खिंचाई करने के लिए वो तैयार बैठा है। तो दोस्तों विपक्ष देश में भी होना चाहिए, प्रदेश में भी होना चाहिए, और जिले में भी होना चाहिए, विधानसभा क्षेत्र तक भी होना चाहिए जो हमारा भादरा विधानसभा क्षेत्र है। और तो और दोस्तों जो पंचायत स्तर पर गाँव की सरकारें होती है वहाँ भी विपक्ष होना चाहिए, ताकि पंचायत का सरपंच जो है वो भी कोई गलत काम करने की हिम्मत ना हो। दोस्तों यहाँ पूर्व में ऐसा हुआ भी है और विपक्ष की जागरूकता के चलते कई सरपंचों को जेल की हवा तक खानी पड़ी है। तो दोस्तों कहने का अभिप्राय मेरा यही है कि जागरूकता बहुत जरूरी है, चाहे वो नागरिकों की हो, आम नागरिकों की, या फिर विपक्ष की हो, या फिर सत्ता पक्ष के लोगों की हो। वो जागरूकता भी दोस्तों उनको आगे फिर चुनावों में एक बार पुनः लेकर आने की दिशा में मार्ग जो है वो सुगमता प्रदान करता है। क्योंकि दोस्तों जो सत्ता पक्ष के लोगों में अगर जागरूकता होगी तो वो लोगों के काम करवाएंगे और सही दिशा में काम करेंगे और अपनी समीक्षा भी करते जाएंगे दोस्तों। क्योंकि खुद की अगर कोई समीक्षा नहीं करेगा तो संभवतः भविष्य में वो निश्चित रूप से कोई ना कोई गलत कदम की ओर वो अग्रसर होगा, वो मुड़ेगा। उसको सतर्क कराने के लिए फिर विपक्ष को आगे आना पड़ेगा। तो कुल मिला के बलवान पूनिया भादरा में पिछले 20 सालों से काफ़ी संघर्ष करते हुए दोस्तों विपक्ष की भूमिकाएं बलवान पूनिया ने निभाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता। इसका हम बलवान पूनिया को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने 20 वर्षों तक शानदार विपक्ष की भूमिका भादरा क्षेत्र में निभाई है। ये एक अलग बात है कि उन्होंने किसानों का मुद्दा ही मैक्सिमम ज़्यादा उठाया है। आम जन का और अन्य क्षेत्रों के वर्गों के मुद्दे जो है बहुत कम उठाए। छात्रों की समस्याओं को जरूर उन्होंने सिरे से उठाया। छात्रों और किसानों की समस्याओं को उजागर करने का जो बलवान पूनिया का संघर्ष था उसको अगर छोड़ दिया जाए तो शेष
उनकी जो संघर्ष की क्षमता है उनके ऊपर फिर सवाल या निशान लग जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों कहने का अभिप्राय है कि बलवान पुनिया अब सत्ता का सुख भोग रहे हैं, तो उनके खिलाफ विपक्ष यहाँ या तो भाजपा है जो कि पूरे प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, या फिर कांग्रेस भी यहाँ दोस्तों विपक्ष की भूमिका में है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस एकदम दोस्तों गर्त में जाने की ओर कगार पर है। और उस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, नेताओं को जो कि पूर्व में विधायक तक रह चुके हैं दोस्तों, उनको अपना वजूद बचाने के लिए, उनको अपनी खोई हुई जमीन प्राप्त करने के लिए एक बार फिर जोरदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जैसा कि आज भाजपा ने किया है। तो कुल मिला के दोस्तों हम समीक्षा शुरुआत करते हैं। आज भाजपा ने किस प्रकार का ज्ञापन दिया, किस प्रकार की आवाज़ उठाई, किस प्रकार से विपक्ष की भूमिका निभाई है। हम शुरुआत करते हैं दोस्तों भाजपा के स्थानीय पार्षदों से। तो आज जो विपक्ष के पार्षद हैं, प्रतिपक्ष के नेता मांगीलाल गोयल के नेतृत्व में दोस्तों आज पार्षदों ने एकजुटता का परिचय दिया और लगभग 8 सूत्री मांगों के साथ भादरा कस्बे में उपखंड अधिकारी मोत्या शकुंतला चौधरी को भी ज्ञापन दिया गया और अधिशासी अधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया। नगर पालिका भवन के आगे दोस्तों धरना स्थल बनाकर टेंट लगाकर सांकेतिक 1 दिन का धरना भी दिया गया। तो उनके बारे में हम विस्तार से पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों उनकी 8 मांगे क्या है, सबसे पहले शुरुआत करें तो सीवरेज की मांग है। सीवरेज में किस प्रकार की लापरवाहियाँ चल रही है दोस्तों, सड़कें धोती है, अंदर पैमाने से काम नहीं किया गया सीवरेज कंपनी द्वारा, इसलिए कस्बे की तमाम गलियों की सड़कें, 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम सड़कें खोखली और धोती है। जहां पिछले कई दिनों से हमने भी दिखाया था, काफ़ी समाचार इसके लगे हैं। सड़कों के नीचे सुरंग दोस्तों, लंबे लंबे गड्ढे और कहाँ कहाँ तक गए हुए और कहाँ कहाँ सड़कें धसी हुई। तो गलियां अवरुद्ध है, जगह जगह गड्ढे बने हैं और सीवरेजों के जो चैम्बर है दोस्तों वो उनके ढक्कन अधिकांशतः टूटे हुए हैं, कहीं नए लगाने की प्रक्रिया भी है और 1-2 बार 3 बार नए लगाए जा चुके हैं दोस्तों। सीवरेज अभी तक सुचारू हुई नहीं है और ढक्कन टूट टूट के 1 बार नहीं 2-3 बार अब तक प्रकाश में आ चुके हैं और गंदा पानी पीने को मजबूर है दोस्तों सीवरेज की व्यवस्थाओं के चलते कस्बावासी। और एक के बाद एक वार्डों से ये समस्याएं उजागर हो रही है, लगातार लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। और उबड़ खाबड़ चैम्बर दोस्तों, कोई चैम्बर सड़क के अंदर धसा हुआ है आधा फुट 1 फुट नीचे तक, तो कोई चैम्बर सड़क से 1 फुट झांकता हुआ अवरोधक के रूप में आपके आने जाने के मार्ग में आप वाहन लेके जा रहे हैं, तो वो एक प्रकार से अवरोधक के रूप में आपको दुर्घटना का शिकार भी बनाता जा रहा है। तो ऐसे चैम्बर, तो इन व्यवस्थाओं से छुटकारे के लिए पहली ये मांग रही। और दूसरी मांग अगर कहें तो वार्डों में जो पेटी वर्ग के कार्य किए जा रहे हैं उनमें दोस्तों भाजपा के पार्षदों का आरोप है कि मनमानी पूर्वक कार्य किए जा रहे हैं, उनमें भेदभाव जमकर किया जा रहा है। सत्ता पक्ष के पार्षदों के वार्डों में काम किए जा रहे हैं, विपक्ष के तमाम पार्षदों के वार्डों में काम नहीं किए जा रहे हैं और जमकर अधिकारियों की मिलीभगती से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और आरआरपी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। मिलीभगत से भ्रष्टाचार हो रहे हैं और आरआरपी एक्ट का उल्लंघन कर दोस्तों एक प्रकार से ठेके दिए जा रहे हैं, जो कि पूल किए जा रहे हैं। कोई किसी प्रकार से दोस्तों टेंडर की प्रक्रिया है जो गुपचुप तरीके से पूल करके छोड़ दी जाती है और बाहर का कोई ठेकेदार आता है तो उसको खदेड़ा जाता है स्थानीय ठेकेदारों द्वारा। तो कुल मिला के ठेकेदारों की लॉबी बन चुकी है दोस्तों, जो सत्ता पक्ष के लोगों के बेहद करीबी है और उनका निर्माण कार्य आप देखें तो 3-3, 4-4 महीनों में वो उसी निर्माण को पुनः करते हैं। ऐसे टेंडर भी नगर पालिका से छोड़े जाते हैं। तो कमाल की बात है, जो कार्य 3 महीने भी नहीं चल पा रहे हैं और जिस ठेकेदार का एक निर्माण कार्य टूट चुका है 2 महीने में, 3 महीने में, उसको फिर से ठेका दिया जा रहा है, उसको किसी प्रकार से एक्शन नहीं लिया जा रहा उस पर। तो अंधेर नगरी चौपट राजा का ये सिस्टम नगर पालिका में जो बना हुआ
हुआ है उसके खिलाफ विपक्षी पार्षदों ने आज ताल ठोकी है। और इसके अलावा दोस्तों आय व्यय और आय के स्रोत जो नगर पालिका के हैं और संभावित स्रोत है, और उसके अलावा माल खाने में कितना सामान पड़ा है और कितना सामान ठेकेदारों को किस प्रकार से किस मंद में किस आधार पर आवंटित किया गया, उसके ऊपर एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग की गई है ताकि पारदर्शिता दिखाई दे। ये भी उनकी जायज मांग है। और स्ट्रीट लाइट आवंटन में भी भेदभाव का आरोप लगाया, जिस प्रकार से गौरव पथ भाजपा के कार्यकाल में बना था उस गौरव पथ पर अंधेरा छाया है, वहां कोई स्ट्रीट लाइटें नहीं लगाई जा रही है। और जो स्ट्रीट लाइटें जलाई जा रही है दोस्तों, कई जगह ऐसे भी है जिनके अपने नज़दीकियों के चहतों के घरों के आगे बड़ी बड़ी लाइटें लग रही है, वो लाइटें जल रही है, लेकिन आम गलियों में अंधेरा है। और कई बड़ी बड़ी लाइटें अनावश्यक रूप से दिन भर जलती रहती है दोस्तों, उसका अनावश्यक खर्चा जनता पर वहन के रूप में पड़ता है। और चहतों के वार्ड में ही लाइटें लगाई जा रही है, जो विपक्षी पार्षद है उनके वार्डों में लाइटों का, स्ट्रीट लाइटों का काम नहीं किया जा रहा है। तो ये व्यवस्था भी सुधार करने की मांग की गई है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है, ट्रैक्टर पर्याप्त नहीं है, हर वार्ड में ट्रैक्टर हो, ऐसी मांग पार्षदों द्वारा की गई है। और जो ट्रैक्टर में ईंधन भरा जाता है दोस्तों, वो ईंधन का भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे हुआ है, इसके ऊपर भी आवाज बुलंद की गई है। और इसके अलावा प्रशासन शहरों के संघ अभियान में जो पट्टे बने थे दोस्तों, वो मनमानी पूर्वक और भाई भतीजावाद करते हुए बनाए गए, और वो भी जो विपक्षी पार्षद है भाजपा के उनको छोड़कर बनाए गए हैं, और उनके वार्डों में पट्टे नहीं बनाए गए। पार्षद नंदलाल सैनी के साथ गर्मा गर्म बहस हुई थी अधिशासी अधिकारी की दोस्तों इस विषय में, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे पट्टे काफी दिनों से दिए हुए हैं, काफी समय हो चला है, उनको नहीं किए जा रहे हैं, अगर वो सही नहीं है तो वो उनके ऊपर मार्क करके उनको निरस्त किए जाए कि ये पट्टे नहीं बन सकते, अगर वो सही है तो उनको पट्टों को बनाया जाए। ये भेदभावपूर्ण नीति क्यों दोस्तों? कई ऐसे लोग भी पालिका में मौजूद थे, हमने उनके सामने अधिशासी अधिकारी के सामने करके हमने अलग अलग 3 वीडियोस बनाए हैं दोस्तों, जरूर देखिएगा। तीनों वीडियोस में हमने शहर की तमाम व्यवस्थाओं को उठाया है। इसके अलावा अलग से एक वीडियो भाजपा किसान मोर्चा के लोगों का भी बनाया है, उनकी क्या मांगे थी, उन्होंने भी ज्ञापन दिया था, तो वो आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा एक पर्यावरण का भी वीडियो है जो कल आप जरूर देखिएगा, बहुत शानदार, और उसमें एक प्रकृति का अनमोल उपहार मैं कहूँ तो दिखाई देगा आपको। तो इसके अलावा दोस्तों 7वीं मांग क्या है? इसके जो बिना मॉनिटरिंग के घटिया निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, गलत बिल उठाए जा रहे हैं, मिली भगती से भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, और 5 लाख का टेंडर जहां छोड़ा गया है वहां उस वार्ड में मात्र 10-20 हजार का भी काम नहीं हो रहा है दोस्तों। इस प्रकार की घोटालेबाजी, घपलेबाजी देखने में आ रही है, जिसको दूर किए जाने की भी मांग की गई। और पालिका पर आरक्षित पालिका की आरक्षित भूमि पर अवैध कॉलोनियां जो काटी जा रही है, ये मांग भी पार्षदों द्वारा की गई। तो दोस्तों ये प्रमुख मांगे रही। इसके अलावा आज किसान मोर्चा द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है दोस्तों। करण बेनीवाल के नेतृत्व में किसान मोर्चा ने ये ज्ञापन दिया है, और उसमें अनेकों प्रकार की मांगे थी दोस्तों। रीट लेवल 2 जिस प्रकार से सरकार ने रद्द की परीक्षा, उसमें रीट लेवल 1 की परीक्षा को भी रद्द करके इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की गई है। और दोस्तों इसके अंदर हुए तमाम घोटालों की निष्पक्षता से जांच हो तो सरकार के कर्म है दोस्तों, वो सामने आने की पूरी संभावना है, ऐसी बातें लिखी गई है। और इसके अलावा दोस्तों जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष पूनिया है, उनके ऊपर जो हमला हुआ था सतीश पूनिया, उस हमले की उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग की गई है। इसके अलावा दोस्तों शंकर भाकर ने जमकर, जैसा कि वो प्राय करते हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक बलवान पूनिया पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जमकर बरसे हैं दोस्तों। और इसके अलावा अशोक गहलोत पर भी जमकर बरसे। और दोस्तों किस प्रकार के आरोप लगाए ये आप खुद इस वीडियो में देखिएगा। बहुत शानदार तरीके से हमने उनकी मांग को है जो लोगों तक पहुंचाया है, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और दोस्तों जैसा हमारा काम है हम ये करते हैं, जो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी के लोग
लोग हो, गरीब हो, अमीर हो, जायज़ मांग उनकी है जो हम अपने साफ संदेश के माध्यम से सदैव उठाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने बताया कि भाजपा की जो स्थानीय व्यवस्थाएं थी उसके ऊपर 3 अलग अलग वीडियोज़ हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब हम आपको जल्द से जल्द मंडी के भाव बता देते हैं, मौसम के मिजाज के बारे में भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं बादरा से। बादरा में आज दोस्तों गुआर की फसल का जो है भाव हुए 5715 से भाव प्रारंभ हुए 6250 तक चले, 5963 रुपये औसत भाव रहे। नौर में दोस्तों सरसों के भाव 6905, ग्वार के भाव 5870, मूंग के भाव 6471। आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 9789 रुपये प्रति क्विंटल रहा और सरसा मंडी में नरमा 10,045 रहा, जबकि कपास के भाव 7850 रहे। और फतेहाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 9650 रहा, कपास के भाव 8150 रुपये प्रति क्विंटल रहे। और एलनाबाद मंडी में नरमा 10,040 का भाव रहा और संग्रिया मंडी में नरमा 10,201 का भाव रहा। शिवानी मंडी में ग्वार 5,980 के भाव रहे, चना के भाव 4800, मूंग के भाव 6,000, जबकि बाजरा के भाव 1880, गेहूं के भाव 2150 रहे। जबकि हनुमानगढ़ मंडी में नरमा आज 10,250 रहा। गंगानगर मंडी में भी नरमा दोस्तों 10,251 रहा, जबकि रावतसर मंडी में नरमा 10,110 रहा, जबकि बरवाला मंडी में नरमा आज 9597 ही रहा। और कुल मिला के मंडी के भाव दोस्तों इतने ही। आज मौसम के मिजाज में आज 9 फरवरी को दोस्तों दिन भर धूप भी रही और बरसाती बादलों का आवागमन रहा। बादल ज़्यादा नहीं थे, 40-35% ही छाए रहे, लेकिन धूप भी निकली और बादलों का भी मिश्रित जो परिवर्तनशील मेघ थे उनका हमने देखा। और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। रात्रि को भी 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। इतने ही लगभग बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम आज रात्रि को साफ रहने की संभावना है दोस्तों। जिस प्रकार से हवाएं चलती है उससे मौसम का मिजाज जो है वो बदल जाता है। हमने जिस प्रकार से कल बताया रात्रि को बरसात, तो रात्रि को बरसात हुई थी, लेकिन दोस्तों ज्यादा नहीं हुई। लेकिन आज रात्रि को भी बरसात की चेतावनी जिस प्रकार से मौसम विभाग ने दी थी वो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तनशील मेघ जो है वो कहीं ना कहीं हवा की तेज हवा की वजह से अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। तो कुल मिला के 10 फरवरी को कल मौसम कैसा रहने वाला है? 12 से 18 डिग्री टेम्परेचर सुबह, दोपहर को 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर, शाम को 16 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जबकि 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार और शाम को 14 किलोमीटर की रफ्तार तक हवाएं भी चलेगी। बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा। और रात्रि को भी बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा। तो कुल मिला के दोस्तों 13 से 15 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को रहने की संभावना है। हवा 7 से 11 किलोमीटर ही चलेगी। और 11 तारीख को भी बरसात का कहीं मौसम नहीं है और 12 तारीख को भी बरसात की कहीं कोई संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त नहीं की गई है। और कुल मिला के दोस्तों मौसम के मिजाज में इतना ही। आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।